टॉपिक बताइए। इनर्शिया। चलो बात नहीं, अब सुनो। लास्ट टॉपिक हमने इनर्शिया पढ़ा था ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैंने आपको बताया था, पहले अब देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट लॉ एनएलएम चैप्टर स्टार्ट हो गया था। हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो था फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब इनर्शिया क्या है ये बात तो सबको पता ही चल गया होगा। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपने स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करती है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन पे नहीं जाना चाहेगी, और मोशन में है तो रेस्ट पे जाना नहीं चाहेगी। यही अपोज है। स्टेट ऑफ मोशन का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो इनर्शिया वर्ड क्या है ये बात हमने देख लिया था। अब इनर्शिया के 3 टाइप पे मैंने डिस्कशन किया था। एक था रेस्ट, मोशन और एक था डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास ये 3 इनर्शिया के टाइप थे। ठीक है, तीनों का मैंने 2-2, 3-3, 4-4 जो भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं वो एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनर्शिया के 3 टाइप हैं। इन तीनों के एग्जाम्पल्स आपने लगभग जितने भी देखे थे वो तीनों के एग्जाम्पल उतने तो आने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो कॉपी में, तो वो इम्पोर्टेंट है। कम से कम 3-3 एग्जाम्पल इनके नोट्स में होने चाहिए, आपके नोट्स में। ठीक, तो इनर्शिया वर्ड यहाँ से पता चला। मैंने आपको बताया एक चीज़ और, किसी भी बॉडी को अगर हम देखें, फाइनली मैं कंक्लूजन अगर निकालूं तो मैं बोल सकता हूँ जो इनर्शिया है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है मास से। किससे रिलेट कर रहा है? मास से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से ही उसके पास इनर्शिया होगी। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये और एक कोई ऑब्जेक्ट है ये, एक का मास अगर हमने स्मॉल m और एक का मास कैपिटल M कंसीडर्ड किया है तो तुम देख के खुद बता दोगे कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही कहीं ना कहीं रिलेट कर गया मास से। ये न्यूटन्स ने अपने फर्स्ट लॉ में कंक्लूड करके लास्ट में बात बोल दी कि इनर्शिया लाइक अ मास, मास को ही हम इनर्शिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और सुनिए। ये तो फर्स्ट लॉ में इतना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट बताया गया है जहाँ से हमें एक मास के बारे में पता चला, किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में। केवल ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, तो जो इनर्शिया है वही इसका मास है, जो इनर्शिया है वही इसका मास है। यहाँ से मास पता चला। तो सेकेंड लॉ आता है। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ आने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक जानना पड़ता है, मोमेंटम। क्या जानना पड़ता है? मोमेंटम। अब ये क्या होता है मोमेंटम, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मोमेंटम जो है इसको हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है। सर मोमेंटम क्या है? 2 तरह के मोमेंटम है। एक जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। जब यही रोटेशन आएगा तो उसमें इसी मोमेंटम का नाम बदल के हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे उसको L से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट किया जाएगा? L से। अभी फिलहाल में इसको P से। अब क्या होता है मोमेंटम? देखो, एक हम आइडिया आपको ऐसे दे रहे हैं, सिंपली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके पास मास नहीं है?
सबके पास मास है, अगर वो उसका अस्तित्व तो है यहाँ पे तो उसके पास मास है। सबसे छोटे अगर पार्टिकल्स को उठाओ, सबसे छोटे पार्टिकल में तो बहुत सारे हैं, मगर मैं एक उससे कहीं भी फंडामेंटल पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल सबसे छोटा पार्टिकल किसको तुम मानते हो? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को। क्या इनके पास मास है? तो क्या इससे भी छोटा तो अब कोई होगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल इन्हीं को माने हो। इससे छोटा होता है, ऐसा नहीं है, मत सोचना कि इससे छोटा कोई नहीं है, मगर फंडामेंटली सबसे छोटे पार्टिकल हम इन्हीं को मानते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो जब सबसे छोटा पार्टिकल ये है, इसके पास मास है, तो जाहिर सी बात है कोई भी एटम होगा उसके पास तो मास होगा ही होगा। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके पास मास नहीं है। अगर मास है उसके पास तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कितने भी जो भी उसका मास है, वो अगर किसी भी वेलोसिटी से मोशन में आ रही है या मूव कर रही है, अब वो कैसे भी करे, चाहे हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया हो, चाहे फोर्स लगा के छोड़ दिया हो, उसके पास वेलोसिटी अगर है, तो अगर हम इसको m इसके मास से और इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक टॉपिक, एक नया टर्म मिलेगा, यही कहलाता है लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्यों होती है? क्योंकि ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे। जिधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उधर ही मोमेंटम माना जाएगा। समझ गए? अगर ये पेन है, ये पेन यहाँ रखा है, तो मैं पूछूं इसका मोमेंटम कितना है? 0 है, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। मास तो है इसके पास, m तो है इसके पास, मगर क्या इसके पास वेलोसिटी है? नहीं। मगर ये चलना अगर स्टार्ट कर दिया तो तुरंत तुम कहोगे कि सर इसके पास मोमेंटम आ गया। अब ये मोमेंटम किधर आया? जिधर इसकी वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। यही कहलाता है लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछेगा कि इट डायरेक्शन, तो इट डायरेक्शन ऑलवेज इन अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा? जिधर वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका यूनिट पूछेगा तो कोई भी निकाल लेगा। भाई यूनिट बता दो क्या होगा? मास का यूनिट क्या होगा? केजी। SI यूनिट लिख रहे हैं। अगर आपसे वेलोसिटी का पूछा जाए तो मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट भी हो गई भाई। अब बताइए, अब क्या इसके बारे में और एक्स्ट्रा आपको जानना है? क्या इस मोमेंटम को और किसी टर्म में लिखा जा सकता है? वेलोसिटी को dx/dt लिखा जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या मैं इस मोमेंटम को अगर लिखना चाहूँ तो m dx/dt क्या लिख सकता हूँ क्या? तो कहीं पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दिया हो, जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल मैं यहीं बता दे रहा हूँ या इधर ही बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट x इज द फंक्शन ऑफ t दिया है, लाइक 3t² + 4, ऐसे लिख दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अभी आपने पढ़ा था ना, सिर्फ पहले चैप्टर में, टाइम का फंक्शन हो सकता है कोई भी, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट है। हमसे बोला गया कि बताइए जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड रही होगी, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड रही होगी, तो मोमेंटम कितना रहा होगा? मोमेंटम क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटम। अगर इफ ऑब्जेक्ट मास, अगर ऑब्जेक्ट का मास कितने केजी का दे रहा हूँ? 5 केजी का, क्या निकल जाएगा? सिंपल सी बात है। आपको देखिए फॉर्मूला ये नहीं रटना है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी, तब ना मोमेंटम आएगा। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास लीजिए और उसको वेलोसिटी से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी इससे पहले निकालो। सर वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। यही चीज़ तो यहाँ रखी गई है। देखिए ये जो v दिख रहा है, इस v की जगह पे क्या यही dx/dt तो रखा गया है।
तो dx बाई dt पहले निकाल लो। बताओ dx बाई dt कितना आएगा? 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 60, 4 का कितना हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी मिल गई 60। इसको मास में मल्टीप्लाई कर दो। मास कितने केजी का था? 5। तो क्या मोमेंटम इज इक्वल टू 5 इंटू 60 हो जाएगा? दैट्स मीन 30t हो जाएगा। ये मोमेंटम है, मगर उसने कितने सेकंड पे पूछा है? 3। तो t की जगह पे क्या रख देंगे? 3। तो कितना आ जाएगा मोमेंटम? 90। क्या मिल जाएगा क्या? अब यूनिट लिख लेना जैसे दिया था। अगर वो केजी मीटर में दिया है तो केजी मीटर पर सेकेंड हो ही जाएगा, लिख लोगे। तो एक ही बस फॉर्मूला है, यही m इंटू भी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखो, क्योंकि आपने वेलोसिटी को ऐसे पढ़ लिया है तो जैसे ये दिया है वैसे ही नोट कर देना। अब इसमें मोमेंटम का यूज इसलिए मोमेंटम पढ़ाया गया क्योंकि हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ना है, और न्यूटन ने पहले मोमेंटम बताया, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है। मैंने उस दिन लास्ट में आपको बताया भी था कि मोमेंटम के बाद ही हमें सेकेंड लॉ का पता चलेगा, क्योंकि सेकेंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ गए इतनी बार? बना लो पहले इस बात को, जहाँ जैसे लिखा है लिख लो। नोट्स में था नहीं भाई। लाइट नहीं है? एसी नहीं चल रहा क्या पीछे? ऑन कर दो। इसको बस ऐसे रफली नोट कर लो जो जो चीज़ें हैं। मोमेंटम शायद उसमें नोट्स में शायद नहीं लिखा था, डायरेक्ट उसने बात किया था किस चीज़ की? न्यूटन सेकेंड लॉ की। हो गया? तो आप हेडिंग डालिए अब न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताने को तो मैं बता ही दिया था। आइए पहले थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हटाए? सुनिए, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहले हेडिंग डाल लो, न्यूटन सेकेंड क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ सुनिएगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल, ध्यान देना, फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अभी फ़िलहाल में, अब बैलेंस, अनबैलेंस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये इस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये सब धीरे धीरे जानोगे। बैलेंस फोर्स लास्ट मैंने और अनबैलेंस फोर्स बताया था क्या होता है। क्यों भाई? लास्ट वाले लेक्चर में बैलेंस और अनबैलेंस शायद एक बोला भी था, करके लाना, बताना कितना होगा बैलेंस और अनबैलेंस में। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की ना बात कर रहा हूँ, ना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। मैं बस एक छोटा सा बात इसमें पूछ रहा हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों फोर्स का मतलब समझ रहे हो? इंटरनल का मतलब है कि कोई चीज़ अंदर अंदर क्या लग रहा है। जैसे मान लो ये प्लास्टिक का या किसी भी ऑब्जेक्ट का बना है, तो क्या इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे? मॉलिक्यूल्स आपस में भी तो फोर्स लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ जाएगा। हम केवल उस फोर्स की बात करेंगे जिससे इसका मोशन, मतलब इसका स्टेट ऑफ पोजीशन बदले। स्टेट ऑफ पोजीशन इसका किससे बदल सकता है? केवल एक्सटर्नल।
स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब है वो रुका है तो चलने लगे और चल रहा है तो रुक जाए। ये कब बदलेगा? केवल अंदर वाले फोर्स से हो जाएगा? नहीं, मेरे अंदर दुनिया भर के फोर्स हैं, ठीक है, मगर जब तक कोई बाहर से आके मुझको धक्का नहीं देगा तब तक मैं यहाँ से नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बैलेंस करके रखा हूँ। समझ रहे हो इतनी बात? तो इसमें हम केवल उसी फोर्स की बात करते हैं। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में बस यही बात बोला कि किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, इस ऑब्जेक्ट का मास है m और मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया। जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या ये पहले इनिशियल वेलोसिटी u में बैठी थी, हो सकता है रुकी रहे, जीरो रहे, या हो सकता है चल रही हो, कुछ भी हो, u पे थी, मगर जैसे ही मैंने ये फोर्स अप्लाई किया तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन में यहाँ आ गई ना, क्योंकि फोर्स इधर ही लगा है। तो ये जो मास m था ये यहाँ आ गई और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। अब बताइए, मैं आपसे अगर पूछता हूँ यहाँ पे कि इसका पहले मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो मोमेंटम में चेंज क्या डेल्टा p डी पी कुछ भी बोला जा सकता है, चेंज है ना, तो चेंज में या तो डेल्टा p या तो क्या लिख सकते हो डी पी। तो मोमेंटम में सर चेंज जो है, मैं डायरेक्ट अभी डेल्टा p नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास थोड़े बदल जाएगा यहाँ से आने में। क्या मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या मास बदलेगा? हाँ, मास बदलेगा, मगर अभी ये कॉन्सेप्ट को तुम कह रहे हो नहीं, तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। मास इज अ वेरिएंस प्रॉपर्टी। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो स्पीड के साथ अपने आप को चेंज करता है, मगर वो तब चेंज करता है जब उसकी स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो। ऐसे चलोगे तब नहीं, ऐसे नॉर्मल चलोगे तो मेरा मास वही है, मगर मैं अगर लाइट के स्पीड से चलने लगूंगा या लाइट के स्पीड के कंपेरेबल उसके आसपास भी अगर पहुंच जाऊंगा तो मेरा मास बॉडी का बदलने लगेगा। वो कहानी पता है कहाँ तुम लगाते हो? वो क्वेश्चन जब तुम करोगे इसी चैप्टर के अंदर रॉकेट प्रपल्सन में, रॉकेट प्रपल्सन एक टॉपिक है, उसमें तुमको पढ़ाऊंगा, तब तुम पढ़ोगे dm/dt, मास का चेंज पर यूनिट टाइम, dm/dt, समझ गए? और उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, m = m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c²। शायद आपने कहीं ये सुना भी होगा फॉर्मूला, नहीं सुना है? ठीक है, ये m जो है ये चेंज वाला मास है और m0 जो है रेस्ट मास है। ठीक है, रेस्ट मास मतलब रुकने पे जो मास है। अब देखो यहाँ v और c है, v मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अगर उसके कंपेरेबल होगी ना तब जाके हमारा मास क्या कहलाएगा, बदलता हुआ। तो अभी ये नहीं जानना है, अभी दिमाग में इतना भर लो कि क्या मास यहाँ बदलेगा। 5 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं चलने लगा तो क्या मेरा मास बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बस ये अभी बोलोगे नहीं बदलेगा, मगर कभी ऐसे कोई पूछ दे तो हाँ, ये वेरिएंस होता है। मास क्या होता है? वेरिएंस, वेरी करता है किसके हिसाब से? स्पीड का किसके बराबर लगभग होनी चाहिए? लाइट और मतलब वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की उसके बराबर, कंपेरेबल उसके होनी चाहिए। और फार्मूला वहाँ लिखा था, वो फार्मूला लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि क्यों मिटा दिए। आप चाहें तो फिर अभी लिख देंगे, नोट कर लीजिएगा। चेंज इन अ मोमेंटम, तो मास में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो बदलाव किस में आया? वेलोसिटी में, स्पीड में। तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हुई? v, और इनिशियल कितनी रही? u। क्या यही चेंज आएगा? mv - u। ठीक है, अब इस मोमेंटम का चेंज न्यूटन ने बोला समय के साथ कितना हुआ। मोमेंटम का चेंज समय के साथ कितना हुआ, मतलब रेट निकाल दीजिए टाइम के साथ। पहले कुछ और था मोमेंटम और बाद में कुछ और हो गया, मतलब टाइम के साथ कितना बदला। यही जितना मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज आएगा वही इस F एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स मीन F एक्सटर्नल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी का मतलब क्या है? कोई चीज ऐसी होगी जो समय के साथ क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। किसी का डिफ्रेंसिएशन है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो किसका डिफ्रेंसिएशन? एम भी माइनस यू। समझ गए? यही याद रखना है। अब मुद्दा ये है कि सर भी माइनस यू क्या है? स्पीड का चेंज। अरे वेलोसिटी का ही तो बदलाव है भी माइनस यू। फाइनल माइनस इनिशियल क्या आता है? चेंज आता है। तो इसका मतलब सर इसको हम चेंज इन वेलोसिटी भी तो बोल सकते हैं। तो इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको क्या एम भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? लिखा जा सकता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो इक्वेशन लिखा गया है इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, एफ एक्सटर्नल है, डी बाई डी टी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, मास जैसे चल रहा है चलने दीजिए, और वेलोसिटी का चेंज क्या है? डेल्टा भी या भी कुछ भी ऐसे लिखा जा सकता है ना। अरे वेलोसिटी का चेंज है तो क्या डेल्टा भी लिखा जा सकता है? अब डेल्टा वर्ड नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि पहले ही डी बाई डी टी ऑलरेडी लग गया है, तो मैं भी मान लूँ। जैसे ये 5 है, ये 4 है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है। भी में से 4 मतलब 5 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। क्या यही ना वेलोसिटी का चेंज आएगा? तो भी मान ले उसको। मतलब ये भी माइनस यू मतलब चेंज आ गया, कोई नई वेलोसिटी आ गई, दैट्स मीन भी। अब एक बात तुम खुद सोच के बताओ, क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं, ये 4-5 वाला बस एक एग्जाम्पल था, ये मत सोचना ये कहाँ से आ गया। सुनिए, अब इसमें मास तो समय के साथ अभी नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है? वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम को बाहर निकाल के क्या डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ? थोड़ा ध्यान से देख के बताओ सर, डी वी बाई डी टी क्या है? क्या एक्सीलरेशन है? बस यही तो है न्यूटन का सेकेंड लॉ। किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर ही तो होता है, एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये डी वी बाई डी टी ही तो एक्सीलरेशन कहलाता है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन मिल गया। अब एक बात सुनो, यहाँ पे सर प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, यहाँ पे आपने इक्वल टू लगा दिया। भाई यहाँ पे क्या ले लो? एक कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या कांस्टेंट आता है। हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं? 1। के की वैल्यू को क्या मान ले रहे हैं? 1। तो क्या गायब हो गया? देन यहाँ पे बचा m बाहर आ गया और d बाई डी टी चला गया v के साथ, और इसी को कहा जाएगा एक्सीलरेशन। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या हम यहाँ पे फाइनली अब क्या बोलेंगे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? एक लाइन में अगर हमसे कोई पूछे क्या स्टेट करता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी is directly proportional to the rate of change of momentum is known as the Newton's second law। ये स्टेटमेंट बस याद रखना है। फॉर्मूला तो सबको पता है, m इंटू ए। ये नोट कर लेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाए, कैसे से क्वेश्चन आ सकते हैं और भी चीज़ें जो हैं। अभी पूरा भरपूर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जब तक न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं पढ़ लोगे तब तक इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यों भाई, पता चला? अब यहाँ से क्या तुम बता सकते हो कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स बताता है। तो क्या फोर्स की अब यूनिट हो जाएगी?
यहीं से फोर्स मुझे मिला, ये एक्सटर्नल फोर्स जो मिला यहीं से यूनिट न्यूटन, इसीलिए नाम पड़ा उसका। अब आइए, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अरे फोर्स तो वेक्टर ही होती है ना, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसकी एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट क्या होगी? मास की बताओ, केजी, एक्सीलेशन की मीटर पर, इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन। किससे जाना जाता है? न्यूटन। यूनिट मिल गया क्या इसका? अच्छा, सीजीएस यूनिट भी बता दो, केजी का, मीटर का, अरे सेंटीमीटर, सेकेंड का, सेकेंड, और इसी को किस नाम से जाना जाता है? डाइन। डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10⁵ डाइन। और बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो और बताइए इसमें क्या आप जानते हैं, इसके अलावा बताइए क्या और लिख दूं मैं? इतनी चीज़ें तो पता है। अब एक बात बताओ, क्या डायमेंशन फॉर्मूला तुमसे कोई पूछ दे तो नहीं बता पाओगे? डायमेंशन तो इतना तो रटा ही दिया था पहले ही चैप्टर में। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट पकड़ लो, केजी का एम, मीटर क्या है? लेंथ ना, एल, T⁻², मगर नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो T का पावर mLT-2। ये सबको पता होगा, जानने की इसमें क्या है, ये तो बेसिक था। इसके बाद एक बात सुनो, अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने का मतलब है कि जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, हर जगह फोर्स क्या रहे? बराबर। तो क्या कॉन्टिन्यूअस उसकी स्पीड बदलती जाएगी? कॉन्टिन्यूअस उसका क्या बदलता जाएगा? मोमेंटम बदलता जाएगा। मान लो मेरे को 2-3 पॉइंट दे दे, 2-3 पॉइंट दे दे कि A B C ऐसे करके, तो A पे जो मोमेंटम होगा वो B पे जो मोमेंटम होगा वो C पे जो मोमेंटम होगा, क्या हर जगह मोमेंटम, पहली बात दिमाग में भर के बताओ, ये सही एक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? यहाँ पे मोमेंटम अगर निकालूँ, यहाँ पे मोमेंटम निकालूँ, हर जगह मैं मोमेंटम निकालूँ, तो क्या मोमेंटम अलग अलग आएगा? क्योंकि उस पर फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है ना। कांस्टेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाए हो, देखो जैसे मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 10 की स्पीड से फोर्स लगाया हूँ, 10 न्यूटन का, ये ऑब्जेक्ट इस पे 10 न्यूटन, मैं यहीं से 10 न्यूटन लगा के छोड़ दिया तो धीरे धीरे आगे जाएगा और रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। बट अगर 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाया हूँ तो क्या जाहिर सी बात है इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके पास फोर्स का मतलब है कि इसके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक्सीलेशन। बॉडी एक्सीलेट करने लग रही है। और तुम्हें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलेशन आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बदलेगी ना। एक्सीलेशन का मतलब क्या है? रेट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट बदलने लगेगा। पहले वेलोसिटी चेंज हो रही होगी 2 से, फिर आगे चल के हो गई होगी 4 से, फिर हो गई होगी 6 से। दैट्स मीन उसका अगर कांस्टेंट फोर्स एकदम लास्ट तक तुम अप्लाई करते जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा, उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा, क्योंकि बॉडी एक्सीलेट करने लगेगी। ठीक है, तो चलिए ये बात तो हम नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये बात बस दिमाग में भर लीजिएगा कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी एक्सीलेट करती है। हाँ, ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, एक ये है एक ये है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है? m2 है। ध्यान से सुनना, m1 है और m2 है। एक पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F, और इस पे भी किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F। दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स F लगा। दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स जो F लगा, अगर ये F1 और ये F2
टू आपस में इक्वल होंगे तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ M1A1 इज इक्वल टू कितना M2A2, क्या बोला जा सकता है? यहाँ से अगर तुमसे एक रिलेशन में पूछूं तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू A2 अपॉन क्या है A1। अब थोड़ा इस रिलेशन से क्या तुम्हें सीख मिलती है ये बात बताओ। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू A2 है, M1 को यहीं छोड़ दिया, M2 को इधर भेज दिया, M1 अपॉन M2 इधर A2 है, इधर क्या चला जाएगा A1। बताओ क्या इससे समझ रहे हो इस इक्वेशन से? क्या तुम्हें यहाँ साफ दिख रहा है M इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A? अरे इस रिलेशन से यही पता चल रहा है, 1 वाला ऊपर है तो यहाँ 1 वाला कहाँ चला गया, यहाँ 2 वाला नीचे है तो यहाँ 2 वाला कहाँ चला गया, इन्वर्सली है ना। इन्वर्सली का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। क्या यही इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट है? जितना ज़्यादा मास होगा क्या बॉडी उतनी कम एक्सीलेट करेगी उतने फोर्स पे। मान लो ये बॉडी है, मैंने बताया था कि 5 किलो का बॉल है और एक 10 किलो का बॉल है, तुमने दोनों पे 2-2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो कौन ज़्यादा दूर जाएगा? जो छोटा होगा 5 केजी वाला। क्यों दूर जाएगा? क्योंकि उसका एक्सीलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास कम है। देन मास इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। क्लियर है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो मास हमेशा एक्सीलरेशन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर ये फोर्स जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपने लिखा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। भाई ये दिख रहा है ना, पढ़ने लायक है ना, ये तो लिख ही लिए होगे अभी फिलहाल बस यहाँ ध्यान से चाहे नोट कर लो, अगले पेज पे चलो, इसको थोड़ा बहुत नोट कर लो। मैं अभी वो PDF भी ओपन कर दूंगा जिस PDF से मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था। हम उससे बस केवल नॉर्मल देखेंगे कोई चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, जहाँ पे ज़्यादा थ्योरी होगा। ये सब में ज़्यादा थ्योरी है नहीं क्योंकि डेरिवेशन है। हो गया, नोट हो गया भाई। अब एक बात बताओ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? कर लो, बताओ भाई। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर एक्सीलरेशन होगा। अच्छा एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे होगे, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। सब एक दूसरे से लिंक है, ध्यान देना। मगर कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो एक्सीलरेशन के अपोजिट भी लग सकते हैं। उस केस में उस एक्सीलरेशन का नाम बदल जाता है। क्या उसको रिटार्डेशन कहते हैं? समझना, फोर्स अपोजिट अगर हो गया एक्सीलरेशन के तो फोर्स का नाम नहीं बदलेगा। हाँ, फोर्स को भी अपोजिंग फोर्स कहा जा सकता है, मगर उस एक्सीलरेशन को भी किस नाम से जाना जाएगा? रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के बारे में तो जानते ही हो, पढ़ा चुका हूं इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में। एक्सीलरेशन क्या होता है, डी एक्सीलरेशन क्या होता है। हाँ, यहाँ पे हम फोर्स पढ़ रहे हैं। तो एक बात अब थोड़ा सा हम आपसे पूछें कि क्या मैं एक्सीलरेशन को ऐसे क्या मैं इस एक्सीलरेशन को ऐसे लिखा था क्या? A इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो लिखा जाएगा। रेक्टेंगुलर मतलब उसके तीनों कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। तो बताइए क्या F इज इक्वल टू एम इंटू ए है? ए ही ना वेक्टर है, मास तो है नहीं, मास तो एम ही रहेगा। तो क्या इसकी जगह पे हम ए एक्स आई कैप, ए वाई क्या लिखेंगे? जे कैप, और ए जेड क्या हो जाएगा? के कैप। ये एम तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो एक बार एक्स एक्सिस का, एक बार वाई एक्सिस का और एक बार जेड एक्सिस का। दैट्स मीन ये एम ए एक्स आई कैप
फिर MAY J और MAZ K। क्या आ जाएगा, क्या ये मिल जाएगा हमारे पास, क्या फोर्स। मतलब फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब बताओ क्या हम फाइनली इसी को ओके करें? नहीं, हम F को ऐसे लिख सकते हैं अब M इंटू ए, क्या फोर्स ही होता है मगर किस एक्सिस का, तो क्या FX हो जाएगा। इसी तरह ये M इंटू ए क्या F फोर्स ही होगा मगर किस एक्सिस का, Y, तो J FZ K। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो अब जरूरी नहीं फोर्स 5 न्यूटन हो, फोर्स ऐसे भी होगा, फोर्स अब ऐसे भी होगा। 5 न्यूटन ही केवल नहीं है, फोर्स वेक्टर है तो उसके क्या 3 कंपोनेंट भी तो टूटेंगे, दैट मीन X, I और J में भी जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसी फोर्स का, ये बात याद रखना। अब सर इस पे न्यूमेरिकल क्या बनेगा? अभी तक कोई बहुत विशेष न्यूमेरिकल नहीं है, मगर तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा वो यूनिक टाइप में करेगा। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तब न्यूमेरिकल पे ले चलता हूँ इसके। बस एक लास्ट चीज़ बताओ, तुम जो फोर्स अब लिखे हो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, एक्सटर्नल फोर्स है, मैं कहीं पे एक्सटर्नल वर्ड तो यूज़ नहीं किया हूँ बट फिर भी एक्सटर्नल समझना है। क्या मैं इसको M को छोड़ दूँ और यहाँ A को D क्या लिख सकता हूँ, V/dt लिखा जा सकता है। वेलोसिटी को क्या लिखा जाए, सुनना, d/dt को ऐसे छोड़ दूं, d/dt को ऐसे छोड़ दूं, v को बस बताओ क्या लिखूंगा, v दिख रहा है ना, इस v को मैं क्या लिखूं, इस v को मैं लिखूंगा क्या dx/dt, दैट्स मीन मैं लिखता हूं dx/dt। थोड़ा ध्यान से देखना। देन f इज इक्वल टू m, क्या यहाँ पे d/dt दो बार आ गया है, तो क्या मैं इसको d² इंटू x लिख दूंगा क्या? मतलब फोर्स को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हो और उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हो तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ? उस डिस्प्लेसमेंट का कितनी बार डिफरेंशिएशन करूँगा? 2 बार। क्या ये d² समझ रहे हो ना, d²x/dt² का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव, एक बार x को डिफरेंशिएट करो, फिर जो आए उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे फिर तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब 2 बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो f आ जाएगा m से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हमें इस फॉर्मूले का भी यूज़ करना पड़ेगा, ये बात भी दिमाग में रख लेना। चलो आओ अब चलते हैं थोड़ा सा आगे टॉपिक। बैलेंस और अनबैलेंस वाली चीज़ें जो है ना, कल मैंने बताया था fx fy वाला जीरो किधर होता है, वो मैं अभी जब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर बताऊंगा। अभी फिलहाल आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलें अब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना भाई, कुछ भी इसमें एकदम मतलब जीरो कॉन्सेप्ट से लेके तुमको कहीं तक कोई भी अब टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बना लोगे, बस इतनी चीज़ें जितनी हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। बोले एक बुलेट ऑफ मास 0.4 kg, 0.04 kg। अ बुलेट एक गोली है बंदूक की, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड इंटर अ
हैवी वुडन ब्लॉक, किसी वुडन ब्लॉक में इंटर कर रही है, इंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप आफ्टर a distance of 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, what is average resistive force exerted by wooden block, average resistive force exerted by wooden block, ऑप्शन लिखिएगा। सी था ना ये, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्वेश्चन इसमें अभी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं मिलेंगे। सॉल्व करिए, बताइए क्या है। पेपर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ तक पढ़ा लें इसी वीक में। एक दिन पहले बता देना, या अभी हम कोई भी एक डेट रख लेते हैं, उसी डेट के पे हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थर्सडे को कोशिश करेंगे, थर्सडे को। तो आप पेपर थर्सडे को लेके आइए, थर्सडे को पेपर, पूरा पेपर जो अभी टेस्ट हुआ है वो पेपर डिस्कस किया जाएगा। आ गया। एक बुलेट जिसका मास 0.04 kg है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 90 से, ठीक है। जाके एक वुडन ब्लॉक में टकरा रहा है और टकराने पे उसके ऊपर वुडन ब्लॉक में, बहुत वुडन ब्लॉक मोटा है, कितने सेंटीमीटर का है? 60 सेंटीमीटर तक उसमें अंदर जा रहा है और जाके रुक जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि बताइए वुडन ब्लॉक रोक दे रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स लगा रहा होगा ना। वुडन ब्लॉक में जाके वो इंटर कर रहा है तो रुक जा रहा है, रुक रहा है तो इसका मतलब क्या? रेजिस्टिव फोर्स है। वुडन ब्लॉक रोक रहा है उसको, तो वही फोर्स तुमसे पूछा है। क्या नहीं निकल रहा है आपको? पहले देखो, ये वुडन ब्लॉक है, एकदम हम बेसिक से समझा दे रहे हैं। इस वुडन ब्लॉक में अगर ये इंटर कर रही है बुलेट, तो कितनी स्पीड से चली है? पहले इसका मास है 0.04 kg है, और कितने स्पीड से चली है? जो चलती है वो इनिशियल स्पीड है u, क्या है? 90 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान देना, जब इसमें इंटर की तो यहीं आके रुक गई। इसका मतलब कितना डिस्टेंस चली? यहाँ से यहाँ, ये कितना डिस्टेंस था? 60 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। इसी 60 सेंटीमीटर पे तो उसके ऊपर फोर्स लगा था रुकने वाला, हवा में थोड़े था, हवा उसको नहीं रोक पाया, हवा वाला कोई फोर्स मैंने नहीं लिया। दैट्स मीन वुडन ब्लॉक में जहाँ इंटर की वो फोर्स जो रोका है वही फोर्स का कैलकुलेशन है। अब बताओ यहाँ पे क्या मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी पता चल गई? हाँ, 0, क्योंकि रुक गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गया। क्या निकालना है मुझे? एक्सीलरेशन। क्या मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है? तो मोशन का सेकंड इक्वेशन v² = u² + 2as लगा के क्या एक्सीलरेशन निकाल लूँगा। जैसे एक्सीलरेशन आएगा तो f = ma, क्योंकि m तो यही रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी, उस बुलेट का आ जाएगा। खत्म। v की वैल्यू कितनी? 0, फाइनल है ना 0। u कितना? 90 का स्क्वायर। अब चलो पूरा लिख देते हैं, 8100 + 2a, छोड़ दें a को, a निकालना। s कितना है? 60 सेंटीमीटर। ध्यान देना, 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 10⁻⁻²।
अच्छा, एक 10 से एक 10 कट जाएगा, चाहे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ इसको, इधर भेज दो 8100। क्या -8100 आ जाएगा? 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12a। अगर आप इसको 8100 नहीं लिखना चाहते हैं, बड़ा आपको लग रहा है, तो आप 90 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का स्क्वायर इंटू या 90 इंटू 90, क्या 2 बार लिख दूँ? इधर आएगा तो माइनस अपॉन, ये देखो 60 में 2 का मल्टीप्लाई क्या 120 होगा? चलो भाई फटाक से कर लो। 120 इंटू में कितना a, इंटू में 10 का पावर -2। ध्यान से देखिए, एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, कटेगा ना, और 10 का पावर -1 फिर इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। या तो ऐसे काट लो, या तो इस जीरो से इधर का एक जीरो काट दो। 3 से काटना स्टार्ट करो। 3 4 जा, 3 3 जा, भाई अप्रॉक्स में आंसर आएगा क्या? हाँ सही है ना, सब सही वैल्यू लिखा हूँ। अच्छा, अभी एक्सीलेशन ही तो निकालना हूँ, मास में तो 0.04 है ही है। चलो मैं उसी में रहने दूंगा। बताओ कितना आएगा? 9 3 जा 27 आएगा, माइनस लिख लो, और 4 अपॉन डिवाइड होगा ना, ये 10 का पावर -2 नीचे आएगा, फिर कहाँ चला जाएगा? तो 10 का पावर 2। अगर आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख दिया 10 का पावर 2 -2 नीचे आया। ये एक्सीलेशन है, हमें एक्सीलेशन से नहीं मतलब है। अच्छा, माइनस क्यों आया है? क्योंकि वो रुक रहा है, ये बॉल रिटार्डेशन है। ध्यान दो, रिटार्डेशन, एक्सीलेशन नहीं है। अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ऐसा वर्ड जब भी आता है दैट्स मीन एक्सीलेशन माइनस आएगा। अब बताइए मास की वैल्यू कितनी है? m, तो क्या f मिल जाएगा? f इज इक्वल टू एम में क्या 0.04 है, इनटू में कितना है? माइनस हटा दो, अब माइनस का मतलब रजिस्टिव ही निकाल रहे हो, अपोजिंग ही है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। इंटू 10 का पावर 2। बताओ क्या 10, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा क्या? इंटू 270 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल, 270 न्यूटन आएगा। यही आंसर है, 270 न्यूटन। लिखे हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ लिख रहे हैं अगला क्वेश्चन, नोट करिए। बात नहीं, क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 72 डाइन is inclined to a horizontal at an angle of 60 degree. Find the acceleration in a mass of 9 gram which move in a horizontal direction. सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन में यही सब दिमाग में ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला इसमें कुछ अलग लगाना है, फॉर्मूला वही है, F इज इक्वल टू एम ए वाला ही। जल्दी बताओ इसका आंसर।
हुआ। कितने न्यूटन कितने डाइन का फोर्स है? 72, 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। एक्सीलेशन दिया है आपको, निकालना है, 9 ग्राम का मास है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? वो जो फोर्स इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, उस फोर्स का क्या 2 कंपोनेंट होगा ना? क्यों भाई, समझ गए? फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। हमें कौन से कंपोनेंट को लेके चलना है? एक्स, क्योंकि उसने बोला है हॉरिजेंटल, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है। कितने न्यूटन, कितने डाइन का? 60। तो क्या इसका एक कंपोनेंट एफ एक्स और एक कितना? एफ वाई। बॉडी कैसे मूव कर रही है? हॉरिजेंटल। तो क्या एफ वाई से लेना देना है? नहीं, ओनली किससे लेना है? एफ एक्स। अब बताओ ये कितने डिग्री पे था हॉरिजेंटल से? 60। तो क्या मैं इसको एफ कॉस थीटा लिखूंगा? क्योंकि थीटा यही ना है, ये एंगल बना रहे तो कॉस थीटा होगा। एफ की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू कॉस कितना? कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू, अच्छा एफ 72 है, ठीक है कोई बात नहीं, 72 लिख लो। तो 72 रख दिया भाई यहाँ, सही है ना? अब 2 से कटा तो कितनी बार में? 36 डाइन ये आ गया। 72 से अब कोई मतलब नहीं है। 72 का एक कंपोनेंट जो हॉरिजेंटल में चल रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजेंटल एक्सीलेशन के लिए। बताओ क्या एफ की वैल्यू मिल जाएगी? m इंटू ए। एफ दिया है कितना? अच्छा एक्सीलेशन निकालना है, मास भी ग्राम में दिया है, तो हम CGS में निकाल लें, बदलने की जरूरत ही नहीं है। एफ की वैल्यू किस में रखेंगे? डाइन में ही। मास, अरे 9 ग्राम दिया है तो ये भी 9 ही रख दे रहे हैं। एक्सीलेशन निकल जाएगा तो 9 इंटू ए। 9 से कितनी बार में? 4। तो एक्सीलेशन आएगा 4, बताओ क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा। नोट कर लो इसको। बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आए। सेकेंड लॉ में अभी कोई बहुत भयंकर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा आपको कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। आपको थोड़ा सा समय दिमाग लगाओगे, 1 मिनट समय लगेगा, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, थर्ड वाले लॉ से क्वेश्चन का पैटर्न स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। मगर फिलहाल में अभी इस पर एक और न्यूमेरिकल करेंगे जो डिफ्रेंसिएशन टर्म में है। थोड़ा ध्यान से देखिए। अ बॉडी of a mass m move along a x-axis, move along x-axis such that its position coordinate at any instant t is x80 to the power 4 minus btq plus ct, where a and b and c are constant, what is the force acting on particle at any instant? लिख दे रहा हूँ, where a, b and c is a constant, find force acting at any instant. Find the force acting at any instant.
एक बॉडी जिसका मास m है मूविंग अलोंग x एक्सिस में कर रहा है सच दैट उस x एक्सिस में जब मूव कर रहा है तो x की वैल्यू दी है हमें, इतने मूव कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि अगर ABC एक कांस्टेंट है तो हमसे बताइए फोर्स कितना होगा किसी भी इंस्टेंट पे। उसने समय नहीं दिया कि इसी पर्टिकुलर समय पे बताना है, किसी भी इंस्टेंट पे टाइम क्या रहा होगा। हो जाएगा? सॉल्व करो। क्या इसमें नहीं आ रहा है? तो आसान सा क्वेश्चन है। बताओ भाई, एक बॉडी जिसका मास है वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, हमसे उसका x दे दिया गया है x, और ये x की वैल्यू है 80 का पावर 4 माइनस BT क्यूब प्लस CT, है ना भाई। एक बात बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था तो उसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट या तो कर लो, या तो पहले x से v निकालो और v से a निकालो, तभी ना आएगा। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, हम इस x से पहले v निकालने वाले हैं। बताओ v कैसे निकलेगा? क्या इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx बाई dt कर देंगे। जैसे मैं dx बाई dt करूँगा तो यहाँ पे क्या 4 आगे आ जाएगा, 4at क्यों आएगा, ध्यान से देखो 3 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3bt स्क्वायर प्लस CT में से तो C 1 ही है ना पावर, तो 1 आगे आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0t का पावर 0 मतलब 1, तो ओनली क्या C लिखा जाएगा। समझ गए ना? अब बताओ क्या ये केवल अभी v आया, इस v को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो भाई मेरे, तो क्या एक्सेलेरेशन आ जाएगा। दैट्स मीन dv बाई कितना dt। मैंने यही तो बोला था कि जो दिया है ना उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। तो एक बार किया, अब दूसरी बार कर रहे हैं। तो बताओ 3 यहाँ 12 at स्क्वायर यही होगा, फिर 2 आगे तो 3 2 जा 6bt, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और c का तो 0 हो जाएगा इस बार c क्या हो जाएगा 0, गायब, यही बचा। अब बताइए क्या आपको एक्सेलेरेशन मिल गया, तो भाई मेरे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू क्या होता है, क्या मास क्वेश्चन में दिया गया है m, कितने एक्सेलेरेशन से अब मूव कर रही है बॉडी, क्या ये दिया गया है, तो बस रख दो F इज इक्वल टू m, m एक्सेलेरेशन की जगह पे ये रखा जाएगा, दैट्स मीन 12at स्क्वायर माइनस 6bt, मतलब कोई भी इंस्टेंट हो उस पर लगने वाला फोर्स ये रहा होगा, ये रहा होगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे a, b और c की वैल्यू दे दूं, मैं मास दे दूं और मैं पूछूं 2 सेकेंड पे बताओ फोर्स क्या रहा होगा, तो क्या यहाँ जहाँ जहाँ t आया वहाँ 2 रख दोगे। हम तो किसी भी इंस्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, अब इंस्टेंट कुछ भी ले लो, 2 सेकेंड 1 सेकेंड 5 सेकेंड वही रखना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए ना? मतलब तुमको x दे दिया जाएगा और तुमसे फोर्स पूछा जाएगा और इस बॉडी का मास तुम्हें पता है, इसी को 2 बार बस डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे एक बार और यहाँ से फिर, सॉरी यहाँ से नहीं, अब यहाँ से फिर यहाँ। तो पहले x से v से फिर a। बताओ भाई हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? बन जाना चाहिए भाई, कोई इसमें ऐसे क्वेश्चनों में तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मोस्टली टाइप में आप तो कर ले रहे हैं क्वेश्चन।
थोड़ा सा एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लो। अ बलून हैज़ अ मास, अ बलून हैज़ अ मास 5 ग्राम, a balloon has a mass of 5 gram in air, the air full stop, the air escape मतलब बाहर निकल रहा है, the air escape from the balloon, the air escape from the balloon at the uniform rate, at the uniform rate with a velocity of, with velocity of 5 centimeter per second, with a velocity of 5 centimeter per second, full stop. If the balloon shrink, if the balloon shrink, shrink का मतलब पूरा हवा उसमें से निकल गया, पिचक गया, वो shrink completely, पूरा हवा निकल गया, shrink completely in a 2.5 second, in a 2.5 second, find the average force acting on the balloon. Find the average force acting on the balloon. हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या है? क्या रहा? 10-9 क्वेश्चन है। एक बलून है जिसका मास 5 ग्राम है हवा में, ध्यान देना 5 ग्राम उसमें हवा में जो भी है उसका मास है। द एयर स्केप, और उसके अंदर से हवा निकल रही है, फ्रॉम द बलून एट ए यूनिफॉर्म रेट, उसमें से यूनिफॉर्म रेट से हवा पहले तो निकल गई हवा, फिर उसके बाद से यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब पहले तो सीजीएस यूनिट में दिया है, फिर बोला है कि बलून कंप्लीटली श्रिंक हो जा रहा है 2.5 सेकेंड में, तो बताइए उसकी एवरेज फोर्स उस पर कितनी लगी होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। देखो लिखा है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पहले भी कितनी थी 5, बाद में भी कितनी हुई 5। समझ रहे हो? बदल क्या रहा है यहाँ पे? मास, क्योंकि मास उसका पहले 5 ग्राम था और उसमें से हवा बाहर आ रही है, तो 2.5 सेकेंड में पूरी हवा निकल जा रही है। बोला है ना 2.5 सेकेंड में पूरी हवा निकल जा रही है, तो मास कितना बदला? हमें dm/dt का पता लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे किसका पता लगाना पड़ेगा? dm/dt का। मास में बदलाव है। अभी मैं कोई ज़्यादा इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। हाँ, मैंने बोला मास, जैसे ये बलून ऐसे समझो, ये बलून है और इस बलून से अभी फ़िलहाल में इनिशियल जो कंडीशन है, इस इनिशियल कंडीशन में इसमें जो हवा भरा था वो कितने ग्राम का था भाई? 5 ग्राम का था।
मगर नीचे से हवा कहीं से श्रिंक हो रहा है, तो क्या समय लगेगा ना पूरा हवा निकलने में। यहाँ से इस केस में जाने में उसको 2.5 सेकेंड लग रहा है, अब पूरा हवा निकल जा रहा है, यहाँ से पूरा हवा निकल गया। बताइए जब पूरा हवा इसमें से निकल गया तो एकदम खाली हो गया है, खाली हुआ, इससे इसमें जाने में इसको टाइम लगा t = 2.5 सेकेंड। तो कितना समय में कितना मास बदला, क्या dm/dt मिल जाएगा? अरे dm/dt मिल जाएगा, ये m दिया है, अरे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, dm/dt की वैल्यू बस तुम्हें लिखनी है। dm/dt के 5 ग्राम कितने समय में निकला है? 2.5, तो dm/dt नहीं मिल जाएगा। 2.5 से 5 कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? अभी मैं काट नहीं रहा हूँ, अभी बस यहाँ रख रहा हूँ, अभी काट लूँगा, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, यहाँ डिफ्रेंशिएशन मत सोचो। क्या dm/dt मिल गया? अब बताओ क्या हमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट दिया, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा ना, क्या ये भी समय के साथ बदल रहा है? नहीं, वेलोसिटी नहीं बदला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a को क्या मैं dv/dt लिखता हूँ? ये बताओ dt नीचे है तो नीचे या तो इसके साथ लगा दूँ या इसके साथ लगा रहे हैं, क्यों भाई? dt या जब मैं डेरिवेशन कराया था, यही मैं बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से एक बार समझो, आपको आपका आंसर 10 आ गया, सही है 10, मगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। ये बताओ जब मैंने m को यहाँ छोड़ा, ये नहीं यही था ना, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा था कि हाँ m को देखो, m को जब मैं यहाँ पे बाहर निकाला था और d/dt को अंदर v के साथ भेजा था, तो जरूरी है क्या कि d/dt केवल v के साथ ही जाए? m के साथ भी तो जा सकता है, m अगर चेंज हो रहा हो तो। मैंने तो यहाँ पे m को क्या माना था? कांस्टेंट ना, तब m से नहीं मल्टीप्लाई किया, m एक कांस्टेंट था, बाहर आ गया, ओनली किसके साथ गया? v के साथ। यही d/dt में ये d m के साथ जाएगा तो क्या dm/dt नहीं हो जाएगा? dm/dt × v बनेगा ना। अब नीचे वाला जो dt है वो या तो इसके साथ लगा लो या तो इसके साथ रहने दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो नीचे dt लगा हुआ है। यही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो dt दिख रहा है ना आपको, इस dt को यहाँ पे इसके साथ लगा दीजिए। मैंने कुछ बदलाव तो नहीं किया है, कुछ नहीं बदलाव किया। d को भी इसके साथ लगा दीजिए, तो क्या v बचेगा यहाँ? अभी भी ये भी फोर्स का फॉर्मूला है और इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, तो ये भी तो फोर्स ही का फॉर्मूला कहलाएगा, बस लिखने का तरीका बदल गया। अब बताओ dm/dt की जगह पे तुमने क्या पढ़ा है? 5/2.5 जो कि 2 होगा, और v की जगह पे कितना? 5, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, डाइन आंसर 10 ही आएगा, मगर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आया कैसे? फॉर्मूला देखो क्या बना, फॉर्मूला बना F = dm/dt × v, क्योंकि यहाँ पे एक को जरूर तुम्हें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, दोनों नहीं बदल सकता। अगर वेलोसिटी भी बदल रहा है और मास भी बदल रहा है, तब वो केस पता है किसका बनेगा? रॉकेट प्रपल्सन का। उसमें ये केस कराऊंगा। तुम सोचो कैसे तुम किसी दो चीज़ ऐसे बताओ ना, ये मैं बोलूँ कि एक कोई फंक्शन है x और y, दोनों x और y जो हैं ये समय के साथ बदल रहे हैं, तो टाइम के साथ जब इनको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान के करोगे ना? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इसमें। अगर एक कांस्टेंट हो गया तब तो एक ही को बस चेंज करना है, मगर दोनों जब टाइम के साथ बदलेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्या ये वाला फॉर्मूला लगने लगेगा? यहाँ पे भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि अभी मैं बस सेकेंड लॉ पढ़ा हूँ, तो बस एक बेसिक फॉर्मूला आपको लगाना है। एक को कांस्टेंट दिया ही जाएगा, दूसरा अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। मगर इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन जब आएगा रॉकेट प्रपल्सन के बाद, तो तुम देखोगे कि उसमें मास भी बदलेगा और उसकी वेलोसिटी भी समय के साथ, क्योंकि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जब लॉन्च होता है तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, और मास
कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, इंजन के अंदर फ्यूल डाला जाता है, तो फ्यूल जलेगा ना। पहले 1500 लीटर तेल डाले हैं तो उसका वजन है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या 1500 से 1400, 1300, 1200 जब कम होगा इंजन का तेल तो क्या हल्की होती जाएगी, और जितनी हल्की होती जाएगी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती। तो समय के साथ स्पीड ऊपर जाने पे बढ़ेगा और मास क्या होगा, कम होगा। ये दोनों इन्वर्सली हो जाएंगे, मतलब बदलेगा दोनों। उस केस में तुम्हें ये फंडा लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इनटू सेकेंड मान के। क्लियर है? ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ था। इस पे लगभग ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी और भी इस पे क्वेश्चन बनेंगे। हम अभी क्वेश्चन करेंगे जब थर्ड लॉ पढ़ लेंगे और ज़्यादा, तब थोड़ा सा बस एक चीज़ देख लो, ज़्यादा समय अभी नहीं है, तो फिलहाल मैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ का यहाँ से कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ। बाकी इसमें क्या थर्ड लॉ में पढ़ना होगा वो हम देख लेंगे। कहाँ था भाई? ये था लॉ ऑफ मोशन। ये मोमेंटम देख लिए थे, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी। यूनिट याद रखना मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम में थोड़ा देख लो, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही मोमेंटम उसका बढ़ेगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ ही लिया, K dp/dt जो था यहीं से d/dt है। मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट मान लें अगर, तो m इज इक्वल टू dv/dt, देन F इज इक्वल टू m। यही है ना न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा ही आपने। इसमें देखो Fx क्या है, Fx m इंटू ए एक्स था, Fy क्या था, m इंटू ए वाई, Fz क्या था, m इंटू ए जेड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है, इस पे भी क्वेश्चन अभी आएगा आगे। अभी फिलहाल में मत सोचो, क्योंकि अभी तुमने दोनों का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है। मास स्केलर है, स्केलर कह रहा हूँ, एक मास कोई भी प्रोडक्ट आपने अभी नहीं पढ़ा, ना स्केलर ना वेक्टर, आपने सिंपल प्रोडक्ट करना है। मास दिया था और फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था, तो फोर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे उसमें मल्टीप्लाई करने पे ना ये आ रहा था टर्म। तो अभी कोई आपने रूल नहीं पढ़ा, इसलिए आपको इस पर न्यूमेरिकल नहीं करा। इसमें एक दो न्यूमेरिकल है, देख लेना, PDF भेज दूंगा। ये Fx और Fy देख लो थोड़ा ध्यान से। Fx और Fy दो फोर्स हैं, फाइंड द एक्सीलरेशन पूछा है, मास बॉडी का दे दिया है। बताओ अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक x में और एक y एक्सिस में, तो क्या करना होगा? क्या तुम्हें नेट निकालना पड़ेगा? कैसे नेट निकलेगा? कैसे? ये क्वेश्चन वैसे तो मैं कराया नहीं हूँ, अभी क्वेश्चन आ ही रहा था ऐसे टाइप में, मगर बताओ भाई कोई ऐसा है बंदा जो बता दे? भाई इस पे नहीं चलेगा, पेन चल रहा है, बताओ क्या करना होगा? अरे भाई एक देखो ना, एक x एक्सिस में फोर्स लग रहा है और एक किस एक्सिस में लग रहा है, दोनों कितने डिग्री एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे है ना। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, एकदम बाइसेक्टर जरूरी नहीं मगर इनके बीच में तो आएगा, वही तो एफ नेट कहलाएगा। अब भाई इस एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस 2fx fy इंटू कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? तो क्या ये 0 हो जाएगा? तो ओनली यही तो बचेगा, यही तो लिखा है एफ नेट, मतलब एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का। ये एफ नेट जब मिल जाएगा, आ गया 850 रूट में, यही उठा के ए की जगह पे आप रख, सॉरी एफ आया है ना, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन? एक्सीलरेशन पूछा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन पूछा है तो एफ की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 850, मास दिया है, क्या मिल जाएगा यहाँ से? ठीक है, देख लेना, ऐसे टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक इम्पल्स है, ये छोटा सा टॉपिक है इम्पल्स, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब आओ थोड़ा सा एक बात बता दो, इम्पल्स क्या होता है, तब चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, कल पढ़ेंगे। इम्पल्स क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, यहाँ लिखा भी है। इम्पल्स इज डिफाइंड इज द फोर्स मल्टीपल बाई टाइम्स इज एक्ट ओवर, या फॉर एग्जाम्पल देखो, उसने बोला टेनिस रैकेट स्ट्राइक्स अ बॉल एंड इम्पल्स इज अप्लाइड टू द बॉल, द रैकेट पुट्स अ फोर्स ऑन द बॉल फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। अब इतना ज़्यादा आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइन में मैं बोलूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे
छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अगर एग्जर्ट हो जाता है, वो अब एक नए नाम से जाना जाता है इम्पल्स। क्या? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट हो गया, क्या कहलाएगा? इम्पल्स। एग्जाम्पल यही रैकेट है। टेनिस बॉल से जब कोई आदमी खेल रहा है रैकेट लेके, छोड़ो टेनिस रैकेट, बैट बॉल खेल रहे हो, तो बॉलर जब बॉलिंग करा रहा है तो बैट्समैन ने क्या 1 मिनट तक बॉल को मारा? बॉल से बैट्स का कनेक्शन बहुत कम समय के लिए था, मगर क्या उतने ही सेकेंड में वो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई? क्या बहुत कम समय में ज़्यादा फोर्स उस पर एग्जर्ट हो गया? वही इम्पल्स है, उसी को क्या कहते हैं? इम्पल्स। क्लियर है? अब बताओ यहाँ से इम्पल्स को क्या लिखोगे, फॉर्मूले में क्या लिखोगे? इम्पल्स, देखो इम्पल्स को कहीं कहीं बुक में, जैसे अभी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट करेगा, कहीं और चीज़ से। आप अभी फ़िलहाल में इम्पल्स लिख रहे हो, बहुत जगह जे से ही ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है इम्पल्स को। आप अभी जे से ही मानना, क्योंकि जे से और भी सारी क्वांटिटी डिनोट होती है। तो फिलहाल में इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको भी किससे डिनोट किया जाएगा? जे से। ठीक है, फॉर्मूला बता दो। क्या अगर फॉर्मूला मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर हमें बनाना, अभी यहाँ पे इसको मत देखो, ये एक थ्योरम है, उसको बहुत छोटे से फॉर्म में लिख दिया है। आप अगर आपको फॉर्मूला बनाना है इम्पल्स का तो आप क्या लिखोगे? एक लाइन में सुन लीजिए, इम्पल्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? जे से। इसका फॉर्मूला होता है किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला वो एवरेज फोर्स जो बहुत तेज लगा था शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में इनटू डेल्टा टी, यही कहलाता है इम्पल्स। F इंटू डेल्टा टी लिखवाऊंगा ये, अभी जब कल थोड़ा सा जब रिवाइज करेंगे तो ये फिर लिख लिया जाएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना है। इम्पल्स का फॉर्मूला है। अब बताओ क्या इसका यूनिट भी निकाल लोगे? फोर्स का यूनिट पता है न्यूटन, और टाइम का सेकेंड। क्या न्यूटन इंटू सेकेंड कहीं भी देगा या डाइन इंटू सेकेंड कहीं देगा तो काम चल जाएगा? या और बताओ और यूनिट क्या होगी? फोर्स की एक और यूनिट क्या थी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में क्या है? सेकेंड। क्या सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा? दैट्स मीन मैं बोल सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड। इसी को हम न्यूटन सेकेंड भी कहेंगे ना, क्योंकि इसकी यूनिट या तो ये होगी या तो ये होगी, दोनों यही जो सर्कल में बंद है ना, ये यूनिट है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, क्योंकि इम्पल्स का मतलब है जिधर फोर्स लग रहा है उधर ये भी डिपेंड करेगा, मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन तुम बता सकते हो। अच्छा, क्या डेली लाइफ में इसका कोई यूज है आपके दिमाग में? कोई बंदा एक बता दे, बस आज यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। क्या डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन बता दो, कोई 2 एप्लीकेशन इम्पल्स का। ये छोड़ दो रैकेट वैकेट मारना, बॉल बैट्स, एक बैट्स का बता दिया, रैकेट बता दिया। डेली लाइफ में कोई एक एग्जांपल, इसका यूज कहाँ करते हो इम्पल्स का? कहीं देखा है, कहीं सोचा है? इम्पल्स बहुत जगह करते हो, मैं बताऊंगा तो आपको याद आएगा। देखिए, इम्पल्स होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लगने वाला ज़्यादा फोर्स, यही है ना। कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया। अब बताओ, कम समय में कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया तो या तो नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी। बॉल पे जब लगा तो बॉल छक्का गया, फ़ायदा हो गया। और गाड़ी पे अगर बैठ के चल रहे हो और कहीं अचानक से गड्ढा आ गया तो नुकसान हो गया। अगर आपके गाड़ी में सॉकर नहीं है तो सोचो, सॉकर नहीं होता आपकी गाड़ी में तो क्या होता? उस गड्ढे में अगर गाड़ी पड़ गई तो क्या एक ही बार खड़ाक से आवाज़ होगा आपके ऊपर? क्या इतना तेज फोर्स आता कि आप तुरंत ऊपर चले जाते। उस फोर्स तो उतना ही लगा, मगर हमने क्या किया, टाइम इंटरवल जो शॉर्ट था उसको लॉन्ग कर दिया। सॉकर का काम क्या है? दबना ना। जब वो फोर्स उतना तेज लगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में फोर्स मेरे ऊपर नहीं आ पाया, सॉकर दबा। जब तक दबा तो क्या टाइम बढ़ने लगा? समझ गए? फोर्स तो उतना ही लगा। फोर्स और टाइम, यहां देख लीजिए, फोर्स और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना।
होंगे ना। अगर ये दोनों, अगर जे को कांस्टेंट कर दोगे तो फोर्स और टाइम क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली। तो एक की वैल्यू अगर तुम बढ़ा दे रहे हो ना तो अपने आप एक की वैल्यू कम हो जाएगी। टाइम को अगर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या होने लगेगा, कम। इसीलिए मेरे ऊपर कम फोर्स लगता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, एक तो बता दिया, और कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो? नहीं, इस छत पर से ज़मीन पे कूदना है। अगर मैं रोड पे कूद जाऊँ, ज़मीन रोड है एकदम पीच रोड पे, और अगर मैं वहीं पे मिट्टी है कहीं गीली, उस पे कूद जाऊँ, तो दोनों में कहाँ चोट ज़्यादा लगेगा? पीच जो रोड था। क्यों? क्योंकि मिट्टी में मेरा पैर धंसते 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 तब न रुकेगा। तो क्या लॉन्ग टाइम हो गया, समय बढ़ा तो फोर्स कम हो गया, तो मेरे ऊपर कम फोर्स लगा। और रोड पे गिरूंगा तो तुरंत फोर्स लग जाएगा, क्या इम्पल्स वो ज़्यादा हो जाएगा ना। समझ गए इतनी बात? बहुत सारे, जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि तुम कुछ ऑर्डर कर रहे हो, कोई चाइना वेयर सामान है, चाइना वेयर दैट्स मीन क्रॉकरी का सामान है, या कोई ऐसी चीज़ जो फूटने वाली है, तो बहुत स्पेशल टाइप के स्ट्रॉ पेपर में पैक होके आता है। वो पटकाने वाला स्ट्रॉ पेपर उसको बोलते हैं। उस स्ट्रॉ पेपर में क्यों आता है? इम्पल्स को कम करने के लिए। क्योंकि अगर वो कहीं टकराएगा तो उसके लिए एब्जॉर्बर लगा देंगे। क्या वो लड़ेगा जब, तो क्या वो एब्जॉर्ब करेगा? अगर एब्जॉर्ब नहीं करता, टाइट में पैक कर देते, तो क्या लड़ के कहीं भी फूट जाएगा? तो उसको ऐसे टाइप में पैक करेंगे कि जब लड़ेगा तो पहले टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। टाइम पीरियड जब बढ़ेगा तो फोर्स अपने आप उस पर क्या हो जाएगा, कम। ये है इम्पल्स का रेशियो। क्लियर है? तो डिटेल में पढ़ लेंगे इसको, PDF भेज देंगे, बाकी कल देखा जाएगा। जितना ये चीज़ लिखी थी वो बात नोट करना। क्या नाम था भाई? लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो।